हेलो हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर होम साइंस विद चार्ली में। और थोड़े दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। मुझे लगता है 3 से 4 दिन हो गया हम नहीं मिल पाए, तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कुछ इस बार थोड़ा सा अलग करते हैं। इतने दिन से हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन है ना, यही सब खाली देख रहे थे। आप लोग भी थोड़ा बोर हो गए होंगे, तो आज मैंने जो है सोचा कि हम लोग कुछ थ्योरी करते हैं। आप लोग को याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में फूड साइंस के काफ़ी चैप्टर किए थे। काफ़ी नहीं, मतलब मुझे लगता है 6-7 चैप्टर तो कर ही लिए थे। तो एग तक हम लोगों ने किया था, जहाँ तक मुझे याद है कि अंडे के बारे में, और अंडे के पोषक तत्व हम लोगों ने पढ़े थे, उसके पोषक मूल्य क्या हैं। तो आज इसी में आगे हम लोग पढ़ रहे हैं अब मांस का संगठन और उसका पोषक मूल्य। ठीक है, यानी कि जो मीट आपका होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। अब इसी में आगे हम लोग अभी जो है फिश वाला भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे मांस के बारे में। तो चलिए, ये तो रहा हम लोग का आज का टॉपिक। और इसके बाद सभी लोगों को जो है शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। तो शाम की चाय वाय आप लोगों ने पी ही ली होगी। तो चलिए अब इसी जो है सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएँ, और बहुत डिटेल नहीं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि पूरा डिटेल में है। तो मतलब शॉर्ट में है, लेकिन फिर भी हम लोग डिटेल में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपका वीडियो है और इसमें जो भी चीज़ें, इसमें जो कंटेंट है, ये आपके यूजीसी नेट के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा है। यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि इसमें जो टर्म्स हैं, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं इसमें जो आपके सिर्फ यूजीसी नेट, या फिर आप कह सकते हो कि हायर के एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। और टीजीटी पीजीटी में आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कॉपी पेन लेके बैठिए और आप थोड़ा थोड़ा नोट भी कर लीजिए चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा बकबक नहीं करती हूँ मैं, शुरू करते हैं अपनी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मांस का वर्गीकरण और उत्पाद। तो मांस का आप जानते हैं कि मांस से क्या आशय होता है। जितने भी गर्म खून वाले मतलब जानवर होते हैं, आप कह सकते हो, उनकी मांसपेशियां या फिर उनका मांस, ये सारी चीज़ें, उसमें आपकी जैसे गोट हो गई, आपकी शीप हो गई, या फिर आपके ये सुअर हो गई, ये सब बीफ हो गया है ना, काफ हो गया। इन सभी चीज़ों के जो मांस होते हैं उनको हम लोग मांस का, मतलब आप कह सकते हो कि मांस की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। और मांसपेशियों के अलावा, मतलब इनकी मांसपेशियों को तो खाते ही हैं लोग, लेकिन जो मतलब ये सब जानवर हैं, उनकी मांसपेशियों के साथ साथ उनके लंग्स को, लिवर को, हार्ट को, इन सभी चीज़ों को भी मतलब खाया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उनसे क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं, मतलब सॉस तैयार किए जाते हैं। सॉस का मतलब ये है कि आप मतलब कह सकते हो कि उसको बना, मतलब जो मांस होता है, चर्बी होती है जानवरों की, उनसे कई तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसको हम लोग सॉस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्या कहते हैं, जिलेटिन है, या फिर कई प्रकार के मक्खन होते हैं, ऐसे होते हैं जो आपके जानवरों के उससे बनाए जाते हैं। तो फिलहाल अब आते हैं हम लोग कैटेगरी कर, मतलब एक क्लासिफिकेशन है मांस का, कि कौन से मांस को क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नंबर 1 पे, व्हील। व्हील का मतलब क्या है कि ये एक टर्म है। ठीक है, इस टर्म में क्या होता है कि व्हील उनको कहा जाता है कि जो जानवर के बच्चे 3 से 4 सप्ताह के बाद का मांस जो होता है, उनको व्हील कहा जाता है। मान लीजिए किसी को मांस बनाना है या मीट बनाना है अपने घर में, तो वो जो मांस खरीद के लेकर आ रहे हैं, उनका जो मांस का कह सकते हो कि जिस चीज़ का मांस लेकर के आ रहे हैं, वो जानवर कितने दिन का है, 3 से 4 सप्ताह के बाद अगर उसको मार दिया गया है, तो उसके मांस को क्या बोला जाता है, व्हील बोला जाता है। इसमें कुछ आपको नहीं समझना, सिर्फ नाम आपको जानना। ठीक है, आपसे टीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 से 4 सप्ताह के बाद का जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है, बस इतना ही पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, या फिर आपके यूजीसी नेट में मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये हो गया हम लोगों का, व्हील पढ़ लिया आपने। फिर आपका आता है बीफ। ठीक है, तो बीफ का मतलब क्या होता है कि 1 वर्ष से अधिक पशु का मांस। कोई ऐसा पशु है, कोई ऐसा जानवर है जो 1 वर्ष से अधिक का हो गया है, फिर उसके मांस को खाया जा रहा है, तो ऐसे जो है जानवर के मांस को हम लोग बीफ बोलते हैं। ठीक है, आई होप बहुत छोटा छोटा है, आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर थर्ड नंबर हम लोग का है मटन। मटन भी आप जानते हैं, मटन क्या है, 1 वर्ष या फिर इससे कम के वर्ष के जो जानवर का मांस होता है उसको हम लोग मटन बोलते हैं। ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। खैर, इसमें नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन की कोई बात नहीं, बस हमें सिर्फ अपना फूड साइंस समझना है। ठीक है, तो क्या जानवर कैसा रहेगा, या तो 1 वर्ष का रहेगा या उससे कम भी अगर रहेगा, तो ऐसे जानवर के मांस को अगर आप खाएंगे तो उसको मटन बोलते हैं हम लोग। इसके बाद आपका होता है ईयरलिंग मटन। तो ईयरलिंग मटन में क्या होता है, सॉरी, उसमें जो है क्या, जो जानवर रहेगा वो 12 से 20 माह के भेड़ होगी, उसका मांस अगर खाया जा रहा है या उसका मांस अगर लिया जा रहा है, तो वो आपका ईयरलिंग मटन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट हमारा है मेच्योर मटन। तो मेच्योर मटन आप समझे, परिपक्व मांस जिसको बोलते हैं। तो जो मेच्योर वाला होगा उसमें क्या होगा, 20 माह से अधिक आयु की भेड़ व बकरे का मांस। मतलब कि वो क्या है, एक आप कह सकते हो कि 1.5 साल से ऊपर के भेड़ है या फिर बकरा है, उसका मांस अगर यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हम लोग मेच्योर मटन बोलेंगे। ओके,
अभी नेक्स्ट है पोक, ठीक है। पोक तो आप जानते ही होंगे। तो पोक का मतलब होता है सूअर का मांस। जो लोग सूअर का मांस यूज़ करते हैं या जो है सर्व करते हैं, उनको जो है पोक मीट बोला जाता है। उसका पूरा नाम पोक मीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सूअर का मांस होता है उसको 3 से 12 माह के सूअर का मांस अगर जो होता है उसको अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है। यहाँ पर सॉरी, ये अच्छी गलत मतलब अच्छा वर्ड गलत लिखा गया है, सॉरी इसके लिए। तो 3 से 12 माह के सूअर के मांस को अच्छी मतलब उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो सूअर के पेट के हिस्से का मांस होता है, मतलब हमारी कोई सूअर है उसके जो स्टमक वाला हिस्सा होता है वहाँ पे जो मांस होता है उसको बेकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकन कहा जाता है। और यहाँ पर वसा की मात्रा जो है काफ़ी अधिक मात्रा में होती है पेट वाले हिस्से के पास, ठीक है। और जो सूअर का मांस यानी कि पोक मीट होता है उसमें आपके फैटी एसिड जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं और एसेंशियल फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक चीज़ और है, ये आपको लिखा दिख रहा होगा ट्राइकाइनोसिस। तो ट्राइकाइनोसिस का मतलब क्या है कि अगर बहुत अधिक मात्रा में सूअर का मांस यूज़ किया जा रहा है तो ट्राइकाइनोसिस एक डिजीज़ है जिसको होने का खतरा होता है ह्यूमंस में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अभी नेक्स्ट है ऑर्गन मीट। तो ऑर्गन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हमारे बॉडी में भी कई सारे ऑर्गन होते हैं वैसे जानवरों में भी होते हैं। अगर हम जानवरों का ऑर्गन लाइक उनका लिवर है, किडनी है, हार्ट है, थाइमस ग्लैंड है, उनका ब्रेन है, ये सभी चीज़ें अगर हम खा रहे हैं तो उसको ऑर्गन मीट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सॉसेज। सॉसेज का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है इनके मांस से तो उसको जो है सॉसेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें और कोई वैसा टर्म नहीं है। और ये किससे किया जाता है? अस्थि रहित मांस, मतलब कि उसमें बोन्स नहीं होंगे, सिर्फ मांस को पका करके या आप कह सकते हो कि उसको पीस करके या उसको सूप बना करके, जो भी चीज़ें बना करके कोई ना कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है उसको सॉसेज बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये खत्म हो गया आपका। तो हमने पूरे 8 तरीके का वो पढ़ा। आप चाहो तो एक बार फिर से देख लो, फटाफट फिर से देख लेंगे। ये देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर था व्हील, आपका 3 से 4 सप्ताह के बाद का मांस होगा। फिर बीफ आपका 1 वर्ष से अधिक पशु का मांस होगा। मटन आपका 1 वर्ष या इससे कम वर्ष के जानवर का मांस है। ईयरलिंग मटन आपके 12 से 20 माह के भेड़ का मांस है। मेच्योर मटन 20 माह से अधिक आयु की भेड़ या बकरी का मांस है। और पोर्क मीट आपको पता है सूअर का मांस होता है। आपसे इतना भी पूछा जा सकता है, जैसे 1 नंबर वाली बातें जो होती हैं कि कितने माह से कितने माह तक सूअर के मांस का अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है, या फिर बेकन कहाँ के मांस को कहते हैं, या ट्राइकाइनोसिस डिजीज किसके मांस के खाने की वजह से होती है। बड़े अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, आपको एकदम पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। ऑर्गन मीट आपको समझ आई गया। और सॉसेज का मतलब क्या है कि अस्थि रहित मांस तैयार, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा तैयार किया जा रहा है जो बोनी नहीं है, ठीक, मतलब अस्थि वाला नहीं है, तो ऐसे को हम लोग सॉसेज बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मांस का संगठन एवं पोषक मूल्य। मतलब कि अब क्या है, मांस में आपको पता है प्रोटीन होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे। तो इसमें अब हम लोग जो पोषक मतलब मूल्य है, मांस का जो संगठन है, इसमें जो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर है या प्रोटीन का जितना पार्ट है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मांस के जो प्रोटीन पदार्थ होते हैं उसमें देखिए क्या होता है। मांस में होता क्या है, इंट्रासेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो होता है वो 83 से 90% तक पाया जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है एकदम, कुछ इसमें समझना ही नहीं, एकदम टू द पॉइंट है ना, कि प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन कितना है आप उसमें 83 से 90% तक। फिर और ये जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो किस लिए होता है, मतलब किस काम में आता है? ये मांसपेशियों के संकुचन में सम्मिलित होता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में उसके यूज में आता है, ठीक है। आपके मांसपेशियां हम लोग हिलाते डुलाते हैं ना, आप अपने इतने सारे मूवमेंट करते हो अपनी पूरी बॉडी में, लाइक उसी तरीके से जानवर भी करते हैं। तो आप ये कह लो कि मांसपेशियों में जो उनके कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, उसमें जो आपका जो है इंट्रासेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटीन है वो उसमें सम्मिलित होता है। इसके बाद होता है कुछ अन्य प्रोटीन भी होते हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से प्रोटीन इसमें आगे हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मायोसिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मायोसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ये टीजीटी का क्वेश्चन है आपके। तो मायोसिन प्रोटीन आप बड़े आराम से बता ही दोगे कि मांस में पाया जाता है, बट आप पढ़े रहोगे तभी आप बता पाओगे। फिलहाल हम लोग मायोसिन को मांस से रिलेट कर सकते हैं। तो मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो मांसपेशियों में 60% मोटे रेशो के रूप में पाई जाती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 60% भी है तो ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मात्रा में पाई जा रही है, तो मोटे रेशो के रूप में पाई जाती है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन जो होती है ये पतले रेशो की प्रोटीन होती है, मतलब थोड़ी सी थिन उसमें होती है, और ये मायोफाइब्रिल्स के रूप में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मायोफाइब्रिल्स काइंड ऑफ कह सकते हो कि रेशे टाइप संरचना होती है और उसके रूप में ये पाई जाती है। तो मायोसिन आपका हो गया कि मोटे रेशो के रूप में, और एक्टिन आपका पतले रेशो के रूप में, मायोफाइब्रिल्स के रूप में पाई जाती है। फिर थर्ड प्रोटीन है आपका ट्रोपोमायोसिन। तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी क्या है, वो भी आपके पतले रेशो के रूप में पाई जाती है। इसके बाद चौथी है आपकी ट्रोपोनिन, ठीक है। तो जो ट्रोपोनिन होती है ये मांसपेशियों के सिकुड़ने व फैलने के लिए महत्वपूर्ण रेशा होता है। मतलब ये भी कह सकते हो कि मायोफाइब्रिल्स के रूप में पाई जाती है और ये सिकुड़ने और फैलने के लिए जिम्मेदार होती है। जानवरों के शरीर में जो फैलाव और सिकुड़न होता है आप कह सकते हो उनके लिए ये जिम्मेदार होती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, ये हमने 4 प्रोटीन पढ़ लिए, ठीक है। मायोसिन, एक्टिन,
इसके बाद ट्रोपोमायोसिन, इसके बाद आपका ट्रोपोनिन। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि ये चारों प्रोटीन दे करके कि ये सब किस में पाई जाती है, या फिर इनका एक लाइन का वर्क मतलब इनका फंक्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये फंक्शन किस प्रोटीन का है, या इस प्रोटीन का नाम देकर के आपसे इनका फंक्शन पूछा जा सकता है। बस इतनी सी ही चीज़ें, आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब ये तो जो था देखिए, ये नॉर्मल प्रोटीन था कि मतलब प्रोटीन पदार्थ कौन कौन से होते हैं जो आपके मांस में पाए जाते हैं। अब आगे जो होगा कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, मतलब पर्टिकुलर प्रोटीन जो हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं आपके, जिन जो निर्माण करते हैं एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन का क्या काम होता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो क्या करती है, हमारे जानवरों के शरीर में एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर की प्रोटीन है आपकी कोलेजन। तो कोलेजन तो हमारे बॉडी में भी पाई जाती है, आपको पता ही है। तो लाइक उसी तरीके से एनिमल्स में भी पाई जाती है। तो ये देखिए, ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन टेंडन्स में, ये टेंडन्स यानी कि कंडराएं जो होती हैं, टेंडन्स में, स्किन यानी कि त्वचा में, अस्थियों में, हड्डियों में, रक्त वाहिनियां यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, और संयोजी ऊतक यानी कि जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जो आपको एक कह सकते हो कि कनेक्ट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उसको उसमें पाई जाती है, कहाँ पे, जो कोलेजन है वो क्या करती है, कनेक्ट। कोलेजन का मतलब ये होता है कि कनेक्ट करना, एक तरीके से कह सकते हो आप। तो ये सब जितने हैं आपके टेंडेंस हैं, त्वचा है, अस्थियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, और ये जो संयोजी ऊतक है, इन सभी में आपकी कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करती है तथा पकाने पर यह नष्ट या फिर टूट जाती है। कहने का मतलब ये जो हमारी स्किन है, अगर आपने देखा होगा जब यंग रहते हैं लोग, लाइक आप अपने अपने स्किन को देख लो, तो जब आप कहीं पे हाथ पे भी या पैर में या आपके बॉडी की कहीं के भी स्किन आप टच करोगे तो आपको अभी काफ़ी कड़ी कड़ी और काफ़ी कह सकते हो कि दृढ़ स्किन आपको लगेगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई आपकी दादी हैं, आपकी नानी हैं, अगर आप उनकी स्किन छू के देखो तो उनकी स्किन बहुत आपको पतली पतली और थोड़ी सी उनकी स्किन बहुत लूज लूज आपको नजर आएगी। तो इसीलिए, क्योंकि उनके में क्या है कि जो कोलेजन आप कह सकते हो कि जो है कम हो गया है, या फिर ये कह सकते हो कि थोड़ा सा लूज पड़ गया है। तो हमारे में क्या है, अभी हमारा जो काफ़ी दृढ़ है, काफ़ी टाइट आपको स्किन अपनी नज़र आ रही होगी। तो वो इसीलिए आ रही है क्योंकि अभी जो अब आपके कोलेजन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में और अच्छे से आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब अच्छी मात्रा में है आपके शरीर में। तो इसलिए आपकी जो स्किन है वो दृढ़ रहेगी। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, सीधी सी बात यही है कि कोलेजन प्रोटीन मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। और यहाँ पर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों के मांस को जब हम पकाएंगे तो पकाने पर या क्या होते हैं, या तो ये टूट जाते हैं या फिर ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब है, जानवरों की आयु बढ़ने पर कोलेजन की मात्रा बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई जानवर की एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा वो 4 से 5 10 साल का हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो मसल होंगी वो और टाइट होती जाती हैं, या फिर दृढ़ होती जाती हैं, मजबूत होती जाती है। तो वो क्यों होती जाती है, क्योंकि कोलेजन का निर्माण जो है बढ़ता जाता है। तो इस वजह से कोलेजन की मात्रा अधिक हो जाएगी और इसी वजह से जो उनकी मांसपेशियां हैं वो और ज़्यादा कड़ी हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरी प्रोटीन है आपकी इलास्टिन प्रोटीन। जो इलास्टिन प्रोटीन आपकी होती है वो कोलेजन की अपेक्षा और कड़ी प्रोटीन है और ये लिगामेंट्स का निर्माण करती है। समझ गए आप। तो ये क्या करते हैं, लिगामेंट्स का निर्माण करते हैं। लिगामेंट्स क्या है आपका, जो मांसपेशियों को कनेक्ट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलास्टिन प्रोटीन जो है ज़्यादा, मतलब इलास्टिन प्रोटीन बहुत कड़ी प्रोटीन है या फिर कोलेजन प्रोटीन, या इलास्टिन प्रोटीन का क्या काम है, इस तरीके से आपसे। तो ये मान लीजिए, ये तो एक तो ये समझ जाइए कि इलास्टिन प्रोटीन आपका इससे ज़्यादा कड़ा है, किससे, आपके कोलेजन प्रोटीन से, और ये क्या करता है, लिगामेंट का निर्माण करती है। पकाने के दौरान इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो आपकी इलास्टिन प्रोटीन है इसमें पकाने के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि कोलेजन प्रोटीन में क्या होता है, पकाने के बाद या तो वो नष्ट हो जाती हैं या फिर वो टूट जाती हैं। इसमें क्या होता है, इलास्टिन प्रोटीन मांस में 15 से 20% प्रोटीन तथा लीन मीट में 20 से 22% प्रोटीन होता है। नॉर्मल मांस मतलब आप समझ ही रहे हैं, इसमें 15 से 20-22% तक प्रोटीन होता है। बाकी जो आपका लीन मीट होता है, लीन मीट का मतलब होता है ऐसा मीट जिसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से फैटलेस होता है। तो उसमें जो है 20 से 22% प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके बाद इनमें क्या होता है, जो मांस का जैविक मूल्य यानी कि बायोलॉजिकल वैल्यू होता है वो अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, और यह मानव शरीर के ऊतकों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। आपने सुना होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से प्रोटीन हमें प्राप्त होता है उनका वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, या उनका बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होता है। उसका रीज़न यही है, ये हमारे लिए क्यों ज़्यादा इसका बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होता है, क्योंकि ये जो आपका क्या है, ये इसका जो मांस वाला जो प्रोटीन है आपका, वो आपके शरीर के ऊतकों के लिए, मतलब जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ हैं, बोन्स हैं, उनके वृद्धि और विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, आसपास की चीज़ें, फिजिकल बैरियर आ जाते हैं, क्या किया जाए। तो ये हो गया हम लोगों का कि आप ये मतलब एक रीज़न समझ सकते हो कि इनमें जो है इसका जो बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होता है, इसीलिए ये हमारे, मतलब ये कहा जाता है कि जो मांस या फिर आप कह सकते हो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है और उसका बायोलॉजिकल वैल्यू भी अधिक होता है।
क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्रोटीन होता है आपके मांस का प्रोटीन, उससे क्या इसमें जो मांस वाला जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारी बॉडी में भी देखिए मांसपेशियाँ हैं, तो जो मांस से हमें जो प्रोटीन मिलता है ना, वो प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में भी जो है इलास्टिन है, कोलेजन है, ये सभी चीज़ें हैं, तो वो एक दूसरे से मैच काफ़ी करता है। तो इस वजह से हमारी जो ग्रोथ होती है, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे टिश्यूज़ और मसल्स की ग्रोथ के लिए वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, रीज़न बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं। अब हम आ जाते हैं, ये आपने पढ़ लिया कि इलास्टिन प्रोटीन और कोलेजन प्रोटीन। अब आ जाइए कार्बोहाइड्रेट पे। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मांसपेशियों में, मीट में, मतलब मांस में, वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है, बट जितना भी होता है वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ठीक है, मैं बार बार मांसपेशियां ही बोल रही हूँ। जो मीट होता है आपके, नहीं मांस होता है, उसमें स्पेशली आपका प्रोटीन और फैट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम मात्रा में होता है, और जो होता है वो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज के रूप में होता है। ग्लाइकोजन कैसे होता है कि जो जानवर के लिवर होता है, मसल्स होती हैं, उनमें स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो इस वजह से ये हो गया, इसमें कुछ आपको नहीं करना, ये बस इतना ही समझना है। और ग्लाइकोजन आपका क्या है, आपको पता ही है, ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज का ही एक स्टोर्ड फॉर्म है। अब वसा पे आ जाते हैं। वसा जो होती है, वसा की मात्रा आप देख सकते हो कि 5 से लेकर के 40% तक होती है। मीट में 5 से लेकर के 40% तक वसा होती है। और ये जो वसा की मात्रा है वो किस पे निर्भर करती है कि जानवर जो है वो कौन सी नस्ल का है, कौन सी प्रजाति का है, और उसकी आयु कितनी है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब देखिए 5 से 40 लिख रखा है ना, तो हो सकता है किसी में 20% ही हो सकता है, किसी में 10 हो सकता है किसी में पूरे 40% ही हो। ठीक है, इसके बाद इसमें कैसी वसा पाई जाती है, एक सेकेंड, इसमें देखिए संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड फैट इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड फैट मतलब जो ऐसा फैट जो आपका रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। ठीक है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 75 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होती है, मतलब कि 100 ग्राम मीट में 75 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इस तरीके से, इसीलिए जो लोग मतलब जो डायबिटीज़ होते हैं, मतलब डायबिटिक होते हैं या हार्ट पेशेंट होते हैं, उन लोगों के लिए लीन मीट प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि लीन मीट जो होता है उसमें फैट नहीं, मतलब फैट उसका एक तरीके से निकाल दिया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो उसी तरीके का होता है। तो इसलिए इनको, मतलब जो लोग ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मतलब सैचुरेटेड फैट बिल्कुल नहीं दिया जाता या फैट ही बिल्कुल नहीं दिया जाता है, उनको लीन मीट की मतलब सजेस्ट किया जाता है। अब मांसपेशियों में जो वसा का संचय होता है उसको मार्बलिंग के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग हैं, हमारी स्किन में, हमारी मसल्स में भी देखिए फैट की पूरी लेयर बैठी हुई है, जमी हुई है, उसी तरीके से जानवरों में भी होती है। तो उसको जो क्या मार्बलिंग के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मांसपेशियों में वसा के संचय को किस रूप में जाना जाता है। आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्बलिंग के रूप में। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बड़े आसान सी चीज़ें। जल है, जो जल देखिए आपका 65 से या 66 से 75% तक पाया जाता है। इसके बाद क्या कहते हैं, और ये भी होता है कि जो पानी होता है वो वजन के आधार पर भी मांसपेशियों में, वजन मतलब कि मांस का जितना वजन होगा उस हिसाब से भी पानी का जो रेशियो है वो बदल सकता है। मान लीजिए किसी जानवर का मांस जो काफ़ी हैवी है, उसमें हो सकता है वाटर कंटेंट भाई 70 से 75% हो, लेकिन हम लोग देखिए वही रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो एक रेफरेंस आपको यही लेकर के चलना है। ओके, अब है मिनरल्स, यानी कि खनिज लवण के रूप में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, किसमें, जो आपके मांस होती है। ठीक है, इसके बाद जो मांस का लाल कलर होता है, मांस का कलर कैसा होता है, लाल होता है। तो आपको ये चीज़ पता है, किसी भी चीज़ का जो रंग होता है वो एक कोई ना कोई उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, इस वजह से उसका वो कलर होता है। तो यहाँ पर मांस का जो लाल पिगमेंट होगा वो मायोग्लोबिन के रूप में मतलब उपस्थित रहता है, इस वजह से उसको लाल कलर, मायोग्लोबिन ये क्या है, रंग मतलब कलर पिगमेंट है जो मांस को लाल कलर देता है। और इसी मायोग्लोबिन में आपका आयरन पाया जाता है। तो इतना आई थिंक समझ आ गया होगा। और बाकी इसमें आयरन, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर थोड़ी मात्रा में, ये सभी चीज़ें आपकी पाई जाती हैं। ये हो गया। तो ये भी आपसे एक नंबर वही वाली बात है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हुए जाना चाह रही हूँ आपको कि इसमें आपको देख लीजिए, जैसे मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन मांस में लाल रंग का पिगमेंट है एक तरीके का। ठीक है, और इसी मायोग्लोबिन में आपके आयरन पाया जाता है। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा है विटामिन। तो विटामिन में क्या होता है, जो लीवर होता है, लीवर का मतलब जो जानवरों का लीवर होता है वो आयरन का अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि इनके लीवर में जो है आयरन थोड़ा सा स्टोर्ड रहता है, ऐसा होता है, मतलब ऐसा रहता है कि स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, तो इस वजह से हमें आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। फिर है जो आपके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं, उनका एकदम अच्छा साधन माना जाता है इसका। स्पेशली कौन सा विटामिन, आपका विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनोकोबैल्मिन कहते हैं, और कोबाल्ट इसका एक वो होता है, मतलब एलिमेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि जो इसीलिए बोला जाता है कि जो B12 विटामिन है वो वानस्पतिक साधन नहीं, कि वेजिटेरियन सोर्स में नहीं अवेलेबल है, बल्कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स में अवेलेबल है। वो इसीलिए क्योंकि देखिए स्पेशली B12 जो है मतलब मांस जैसे प्रोडक्ट में होता है। ठीक है, और विटामिन ए जो होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में संचित रहता है जानवरों के लीवर में। और विटामिन डी जो होता है इसमें काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है।
फिर हम लोग का नेक्स्ट है एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इसमें मांस में। इसमें जो एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं कैथेप्सिन एंजाइम। जो आपका कैथेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करता है, मांस में प्रोटीन का अपघटन करने के लिए पाया जाता है। मतलब कि मांस के प्रोटीन को ये क्या करता है, जो है हाइड्रोलाइज कर देता है, आप कह सकते हो कि अपघटित कर देता है। और इसमें क्या होता है कि इस एंजाइम की वजह से अगर आप मांस को काट कर रख देते हैं, ये उसे सॉफ्ट बना देता है। समझ आई बात? तो ये भी बड़ा, ये क्वेश्चन एक दो बार आ भी चुका है कि कैथेप्सिन एंजाइम कहाँ पर या किस चीज़ में पाया जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी कि आपका पहले तो कैथेप्सिन एंजाइम मांस में पाया जाता है और इसका काम क्या है, प्रोटीन का अपघटन करना। ऐसे कर लेना है आपको, ठीक है। जो और अपघटन करना है, जो इसको काट कर, अगर मांस को काट कर रख दीजिए आप, तो उसको क्या बनाता है, मुलायम बना देता है। अभी नेक्स्ट है मांस का पिगमेंट। फिर से जो हमने पढ़ लिया, तो मांस का पिगमेंट आपका मायोग्लोबिलिन के कारण मांस का रंग जो होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। अब यहाँ पर थोड़े से ये हमने पढ़ लिया पूरा आपको जो था। अब यहाँ पर ये जो सब्जी चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म्स है, उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये टर्म्स ऐसे हैं कि जब जानवर को अगर कभी मार दिया जाता है तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो जो परिवर्तन होते हैं तो उनमें उनको मतलब क्या होता है और उन परिवर्तनों को हम लोग क्या कहा जाता है, ये आपके नेट के हिसाब से ठीक है, ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन। लेकिन अब तो टीजीटी पीजीटी काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेने लग गए हैं वो लोग, तो उसमें भी पूछा जा सकता है, तो आप आराम से देख सकते हो। तो देखिए, जानवर को अगर हम मारते हैं तो एक उसमें परिवर्तन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। क्या बोलते हैं, रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस सीधी सीधी चीज़ ये है, आपने कभी देखा होगा कि जब कोई जानवर मर जाता है, अगर मान लीजिए सड़क पे भी आपने देखा हो या अगर कभी गाँव वगैरह में भी आपने देखा हो, तो अगर वो जानवर मर गया और उसको मतलब फेंका नहीं गया या प्रॉपर उसको दफनाया जलाया नहीं गया, अगर वो जानवर ऐसे ही खुले में पड़ा है, तो अगर आपने 1-2 दिन बाद उसको देखा, तो वो जिस सिचुएशन में मरता है उसी सिचुएशन में अगर उसका पैर टेढ़ा है तो वो पैर ऐसा टेढ़ा ही पड़ा रहता है और उसकी पूरी बॉडी आपने देखा होगा बिल्कुल कड़ी हो जाती है। तो वही जो कड़ी हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हो आप, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिगर मॉर्टिस। ये मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं, आपको समझ आ पाए, ठीक है। तो इसमें देखिए होता क्या है रिगर मॉर्टिस में, कि जब कोई जानवर, क्या होता है, जानवर मर जाता है या उसको मार दिया जाता है तो कोशिकाओं में चयापचय की प्रक्रिया बाधित होने लगती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, चयापचय की प्रक्रिया कैसे बाधित होगी, जब मर जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब फूड के, आप कह सकते हो फूड के ब्रेकडाउन के लिए एनर्जी नहीं, सॉरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मेटाबॉलिज्म जो है दिक्कत होगी, मेटाबॉलिज्म रुकेगा। इससे क्या होता है, जिससे मांस का टुकड़ा कड़ा होने लगता है और इस प्रक्रिया को रिगर मॉर्टिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मांस के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसी सिलसिले में बात करेंगे, ठीक है। तो जब कोशिकाओं में चयापचय की प्रक्रिया बाधित होने लगती है और उससे मांस का टुकड़ा कैसा कड़ा हो जाता है, इस प्रक्रिया को रिगर मॉर्टिस कहते हैं। और प्रायः ये प्रक्रिया जो है 24 से 48 घंटों में शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मतलब जब मैंने क्या कहा कि जानवर अगर मर जाता है तो उसको आप 1 से 1.5 दिन या 2 दिन के अंदर देखोगे, तभी आपको वो कड़ा कड़ा नजर आएगा, ठीक है। अब आगे इसमें देखती है क्या है, इसके जो कारण होते हैं रिगर मॉर्टिस के, वो कारण क्या है। इसमें देखिए, जाहिर सी बात है, जब क्या होगा, जानवर मर जाएगा या मीट को काट दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, रक्त परिसंचरण के मतलब रक्त परिसंचरण, आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। जाहिर सी बात है, जानवर मर चुका है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलेगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन की जब कमी होने लगेगी तब ये रिगर मॉर्टिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती धीरे धीरे। फिर इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के कारण कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ होते हैं जो शरीर में जमा होने लगते हैं, जानवर के शरीर में कुछ अवांछित पदार्थ जमा होने लगते हैं, लाइक लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड धीरे धीरे जमा होने लग जाता है। जब हम थक जाते हैं तो क्या होता है कि थकान क्यों होने लगती है, हम यही कहते हैं ना कि जो है बॉडी में लैक्टिक एसिड का जमा होने लग जाता है, इस वजह से हमें बॉडी में कहीं कहीं पेन होने लग जाता है, समझ गए आप। अब जैसे बहुत देर तक अगर आप 2-4 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे रहो तो जब आप उठते हो तो आपको जॉइंट्स में या कहीं बहुत अजीब सा होता है, दर्द होता है, इस तरीके से हम करते हैं। तो धीरे धीरे कह सकते हो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाता है। 1 मिनट के लिए मैं फिर से पॉज करूंगी, सॉरी। तो बगल में यहाँ कुछ हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से रह रह के बहुत शोर होने लग जा रहा है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के कारण क्या होगा, कुछ अवांछित पदार्थ यानी कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो मसल्स में स्टोर्ड होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या होगा कि एटीपी की मात्रा भी कम होने लग जाती है और लैक्टिक एसिड का जो जमाव है वो बढ़ने लग जाता है। और जब ये दोनों चीज़ें, जब एटीपी की मात्रा भी कम होने लग जाएगी तो इसके बाद यानी कि क्या है, अब आपकी बॉडी को जो एटीपी है उससे आपको जो है ऊर्जा नहीं मिल पा रही है आपके शरीर को, ठीक है, क्योंकि अब एटीपी की मात्रा भी कम होने लग गई है। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, जमना शुरू हो गया था। अब लैक्टिक एसिड जमते जमते उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, अब क्या होगा, पीएच भी कम हो जाएगा, समझ गए आप। मतलब ये सब रीजन है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जाहिर सी बात है जब हमें क्या होगा,
कि ऑक्सीजन की कमी होगी। जब जानवर मर जाएगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा उसको, थोड़ी देर बाद उसको 2-4-10 घंटे बाद ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाएगा। लैक्टिक एसिड क्यों जमा होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से अब लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जमा होगा, इसके बाद फिर जब एटीपी की मात्रा भी कम हो जाएगी, तो मतलब कि बॉडी को अब एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है जो लैक्टिक एसिड है वो क्या होगा, उसकी मात्रा और बढ़ने लग जाएगी। और जब मात्रा बढ़ने लग जाएगी तो फिर पीएच वैल्यू भी जो होगी वो गिरने लगेगी। इसके बाद फिर क्या होता है कि जब एटीपी की मात्रा कम होने लगती है तो जो मायोसिन और एक्टिन, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मायोसिन और एक्टिन जो ये प्रोटीन है आपका मसल्स में जो पाया जाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, एक अस्थायी जोड़ बना लेते हैं। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन जो होते हैं वो जोड़ बना लेंगे, जिससे मायोसिन और एक्टिन एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं। जब एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं तो मांस ऐसे में क्या होगा, एक ऐसी स्थिति, मतलब एक स्थिति में आ जाता है जिससे वो कड़ा हो जाता है, और इसी स्थिति को रिगर मॉर्टिस कहा जाता है। ठीक है, बात आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जब एटीपी की मात्रा कम हो जाएगी तो जो मायोसिन और एक्टिन जो मसल्स हैं वो जिस पोजीशन में रहेंगी उसी पोजीशन में एक बॉन्ड बना लेती हैं, जोड़ बना लेती हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो दोस्ती कर लेते हैं बिल्कुल, कि अब हम हिले डुलेंगे नहीं यहाँ से। जब वो बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं तो वो जिस जगह पे रहते हैं और जिस सिचुएशन में रहते हैं उसी जगह पे वो फिक्स हो जाते हैं। फिक्स होने की वजह से जो मसल्स होती हैं बिल्कुल कड़ी हो जाती हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग फिर क्या कहते हैं कि जो है रिगर मॉर्टिस की प्रक्रिया कहते हैं। ये हो सकता है आपको ना समझ आए, लेकिन आप लोग एक से दो बार इसको देखना और थोड़ा सा रिलेट करना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया है तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना, क्या याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना आपको, और यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही बस इतना, समझ गए। अगर ये भी ना समझ आए तो बस रिलेट कर लेना कि गांव में या कहीं भी आपने सड़क पे किसी जानवर को कभी मरे तो देखा ही होगा, तो जिस पोजीशन में उसकी पूरी मसल्स और जो है शरीर बिल्कुल अकड़ जाती है, एकदम जम जाती है कह सकते हो, तो उसी को बोलते हैं रिगर मॉर्टिस की प्रक्रिया। ठीक है, एक दो टर्म और है, फटाफट देख लेते हैं। इसके बाद होती है एजिंग, ये भी एक टर्म है, इसको हम लोग हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी। ठीक है, अब रिगर मॉर्टिस के बाद क्या होता है, रिगर मॉर्टिस के बाद मांस को यदि 1 से 2 दिन तक ठंडी जगह पर रख दिया जाए तो मांस पुनः से मुलायम, लचीला, रशीला हो जाता है। इसे रिगर का रिजोल्यूशन कहते हैं। कहने का मतलब है रिगर मॉर्टिस हुआ, रिगर मॉर्टिस की प्रक्रिया हुई, इसके बाद अगर मांस को आपने 1-2 दिन के तक किसी ठंडी जगह पर रख दिया है तो दोबारा से 1-2 दिन के बाद दोबारा से मांस कैसा होने लगेगा, फिर से सॉफ्ट होने लग जाएगा, फिर जूसी हो जाएगा बिल्कुल, है ना, मतलब एक तरीके से फिर से वो नॉर्मल फ्लेक्सिबल काफ़ी हो जाएगा, दोबारा से नॉर्मल सिचुएशन में आने लग जाएगा। और ऐसे परिवर्तन को एजिंग या फिर राइपनिंग भी कहते हैं। ठीक है, पकना जिसको कह सकते हो, आपकी मांस का पकना एक तरीके से। फिर अब इसमें आगे देखते हैं होता क्या है कि मांस में ये जो मुलायमपन होता है वो क्यों, मतलब कि अभी रिगर मॉर्टिस हुआ तो मांसपेशियां बिल्कुल कड़ी कड़ी हो गई, अब 1-2 दिन के बाद हम कह रहे हैं कि दोबारा से सॉफ्ट होने लग जा रहा है। तो दोबारा से ये जो सॉफ्ट होने लगता है मांस, वो इसलिए होने लगता है क्योंकि ये जो प्रोटीन होता है वो अपघटित होने लगता है। मसल्स में जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे अपघटित होने लग जाता है। और ये अपघटित क्यों होता है, क्योंकि मांस में अभी हमने पढ़ा कैथेप्सिन एंजाइम होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो कैथेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उस वजह से मांस दोबारा से फिर सॉफ्ट और रसीला होने लगता है। अब दोबारा से वही चीज़ है कि ये एंजाइम क्या करता है, मांसपेशियों के संयोजी ऊतक को तोड़ देता है, जिससे मांस आपका सॉफ्ट हो जाता है। समझ आई बात कि मांसपेशियों में जो एंजाइम है वो क्या करता है, प्रोटीन पे काम करता है, और प्रोटीन के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मतलब प्रोटीन एक दूसरे से जुड़ा रहता है, उसको वो तोड़ देता है और इसकी वजह से सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर बहुत एक कह सकते हो कि बहुत फोर्स के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप उसको तोड़ दो तो वो चीज़ लचीली हो जाएगी ना, तो सेम वही चीज़ वहाँ अप्लाई हो रही है। अब इसके बाद एजिंग की जो प्रक्रिया होती है, अगर आपको एजिंग करना है तरीके से, तो एजिंग की प्रक्रिया जो होती है वो मांस को आप 0.5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखने से होती है ना, बहुत मतलब आप कह सकते हो 0.5 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, 1 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है, मतलब कि आप मांस को इस तरीके से 1 से 4 सप्ताह तक रख दोगे तो मांस वैसे दोबारा से सॉफ्ट, लचीला और जूसी टाइप का हो जाएगा। नोट क्या करना है आपको कि जो पोक मीट होता है, यानी कि सुअर का जो मांस होता है, इनमें कभी भी एजिंग नहीं करी जाती, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब दूसरा एक और हमें टर्म है टेंडराइजेशन। तो टेंडराइजेशन का मतलब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ही कि मांस कैसा रिगर मॉर्टिस की प्रक्रिया के बाद सॉफ्ट हो जाता है, जूसी हो जाता है, रसीला हो जाता है, मतलब है ना। उसी तरीके से क्या होता है, मांस का मुलायम होना अत्यधिक वांछित विशेषता होती है, कि मतलब जो मांस है आपका वो जब अगर वो फिर से काफ़ी सॉफ्ट होने लग जा रहा है तो ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है,
इसकी विशेषता है एक, ठीक है। इसमें होता है कि मांस में संयोजी ऊतक और रेशे के बंडल की संख्या एवं उसके आकार उसके सॉफ्टनेस का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उसमें फाइबर्स हैं उनमें कितने मतलब फाइबर्स की संख्या अगर बहुत ज़्यादा है ना, मतलब फाइबर्स का जो पूरा बंडल है वो अगर बहुत ज़्यादा है, उनका आकार काफ़ी बड़ा है या बहुत मोटा है, तो हो सकता है कि मांस उतना ज़्यादा जूसी ना बन पाए, है ना, दोबारा से सॉफ्ट ना हो पाए। और ये भी हो सकता है कि अगर उनके रेशों की बंडल की संख्या एक सही अमाउंट में है तो भाई मांस जैसे दोबारा से फिर से सॉफ्ट हो सकता है। तो मतलब ये है कि जो टेंडराइजेशन है वो डिपेंड करता है कि मांस में रेशों की बंडल की संख्या कितनी है। समझ गए? इसके बाद फिर अब इसमें वही चीज़ फिर से दी गई इंग्लिश में भी कि ये क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है टफनेस ऑफ मीट फाइबर्स। मतलब कि जो कड़ापन है मीट में उसको एक तरीके से सॉफ्ट बनाता है। टेंडराइजेशन का मतलब ये है। और टेंडराइजेशन कई तरीके से किया जाता है, अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। टेंडराइजेशन क्या क्या ब्रेक्स डाउन द मीट फाइबर्स एंड soft and softens meat, making it easier to chew and more palatable. That is called tenderization of meat. कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि 1 सेकेंड, इसमें देखिए ब्रेक डाउन क्या करना है, किसको ब्रेक डाउन करना है, मीट फाइबर्स को। और किसके लिए ब्रेक डाउन करना है, ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद इसको मेकिंग इट टू ईजियर टू च्यू, मतलब उसको चबाने में उसको थोड़ा आसानी हो जाए। पैलेटेबल मतलब कि और ज़्यादा वो मतलब कह सकते हो कि खाने में अच्छा लगे और अच्छे से आप उसको वो कर सको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को हम लोग टेंडराइजेशन ऑफ मीट कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मांस को मुलायम करने की अनेक विधियां होती हैं। तो मतलब कि वही टेंडराइजेशन को करने की मांस में कई सारी मेथड होते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए। अगर किसी भी मतलब मांस को क्या क्या करते हैं, मांस को कि पकाने से पहले मांस को अगर पपीते के पत्ते में उसे लपेट कर रख दिया जाता है तो मांस आपका क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्यों सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो पपीते का पत्ता होता है उसमें पेपेन एंजाइम होता है। और ये एंजाइम क्या करता है, जो मांस का प्रोटीन है उसको तोड़ देता है। और तोड़ने की वजह से क्या होता है, मांस आपका सॉफ्ट हो जाता है, फिर से रसीला लचीला हो जाता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो कैथेप्सिन एंजाइम होता है वो मांस को अपघटित मतलब मांस के प्रोटीन को अपघटित कर देता है। उसी तरीके से पेपेन एंजाइम जो है आपका ये पपीते में पाया जाता है, पपीते के पत्ते में, ठीक है, पेपेन एंजाइम। तो ये हो गया। अगर आपको पपीते के पत्ते में लपेट के रख दिया तो वो जो मांस है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। अब और भी तरीके होते हैं, जो जैसे आपका अनानास होता है तो अनानास में आपके ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है। तो अगर अनानास से जो एंजाइम भी निकाल करके अगर मांस में मिलाया जाए या मांस के ऊपर उसका यूज़ किया जाए तो भी आपका जो मांस है उसको टेंडराइज किया जा सकता है। टेंडराइजेशन का मतलब आप इतना ही समझो कि मांस को सॉफ्ट बनाना, ठीक है, ताकि आसानी से खाया जा सके और देखने में भी अच्छा लगे और पकाने में भी आसानी रहे और वो मतलब आसानी से उसको चबाया भी जा सके। फिर आपका होता है फिग होता है आपका, फिग में आपका फाइसिन एंजाइम होता है। तो फाइसिन एंजाइम से भी जो है मांस को टेंडराइज किया जा सकता है। इसके बाद आपका ट्रिप्सिन एंजाइम जो आपका अग्नाशय से निकलता है उसके द्वारा भी जो है मांस को टेंडराइज किया जा सकता है। ओके, कई सारे और भी ऐसे होते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो आपका होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम अभी हमने पीछे पढ़ाई, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी जो है प्रोटीन के अपघटन को बढ़ा देता है। और इसमें भी यही होता है कि जो टेंडराइजेशन होता है, तो टेंडराइजेशन प्रोसेस में जैसे जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है वो भी प्रोटीन के संयोजी ऊतकों को अपघटित कर देता है, मतलब कि तोड़ देता है प्रोटीन के बॉन्ड्स को। तो जब तोड़ देगा तो ऑटोमेटिक आपका जो मांस है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब दूसरा है, अच्छा ये भी चीज़ है कि इसमें मांस को मुलायम बनाने हेतु सोडियम बाइकार्बोनेट व सोडियम और पोटेशियम फॉस्फेट का उपयोग भी किया जाता है। ये भी आप नोट कर लो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोई भी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। अब एक टर्म और है, क्योरिंग। क्योर का मतलब क्या है, आप अब इसकी हिंदी तो मैं अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ आपको। क्योर मतलब आप समझ रहे हो, देखभाल करना, या सकते हो कि क्योर करना किसी भी चीज़ को, समझ रहे हैं ना। तो क्योर से ही आपका ये क्योरिंग बना हुआ है। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो जो होता है, साफ साफ हम आपसे बता देते हैं कि इस प्रक्रिया में मांस का संरक्षण यानी कि उसको जो प्रिजर्व किया जाता है, उसका अच्छा एक कोई स्पेसिफिक टेस्ट उसमें लाया जाता है, और उसका जो लाल रंग होता है मांस का और उसकी सॉफ्टनेस है, इन सभी चीज़ों को कैसे क्योर करना है और क्या इसमें मिलाया जाए कि जिससे ये सब चीज़ें क्योर रहें, मतलब ठीक रहें, है ना। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्योरिंग बोलते हैं कि क्या ऐसा किया जाए मांस के साथ, या उसमें क्या ऐसा मिलाया जाए जिससे आपका जो मांस है उसकी क्वालिटी भी बनी रहे, उसका टेस्ट भी बना रहे और उसमें कोई गंध भी ना आए, उसमें कोई इन्फेक्शन भी ना हो। ये सभी चीज़ों को बचाने के लिए क्योरिंग जो आपकी प्रोसेस होता है वो किया जाता है। अब देखिए क्योरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, जब क्योरिंग अगर कर रहे हैं मांस के लिए हम, तो उसमें क्या क्या सामग्री मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, सोडियम नाइट्रेट मिलाते हैं, नाइट्राइट मिलाते हैं, चीनी है, मसाले हैं, और आप कह सकते हो मतलब इस तरह की चीज़ें मिला करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। और प्रिजर्व ही नहीं किया जाता है, उसका सभी ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पर ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, ओह सॉरी, ये आपका संरक्षण, स्वाद, लाल रंग और सॉफ्टनेस, ये सभी चीज़ों
को बचाने के लिए ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, नमक, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट, चीनी, मसाले आदि। अब जो नाइट्राइट होता है आपका, ये वाला नाइट्राइट जो है वो मांस के मायोग्लोबिन के लाल रंग को पक्का करता है। मतलब कि अगर आप मांस में नाइट्राइट मिला रहे हैं तो इट्स मीन कि वो मांस का जो लाल रंग है उसको वो एक तरीके से फिक्स करता है, बचाता है कि मांस का जो कलर है वो खराब नहीं होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका नमक होता है, नमक क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो आपका इन्फेक्शन होता है एक तरीके का जो है उससे, मतलब ये वाला इन्फेक्शन मांस में ना हो, उससे ये नमक जो है वो बचाता है, ठीक है। और जो चीनी होता है आपका, चीनी भी मांस के लाल रंग को क्या करता है, पक्का करता है वो, ठीक है। और दूसरी चीज़, हाँ फिर आगे क्या है, अच्छा ये सब चीज़ें हो गई हमारी। तो कहने का मतलब ये क्योरिंग में यही सारी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा कभी कभी ये भी किया जाता है कि जो हम लोगों ने नमक, मसाले, चीनी ये सब पढ़ा, इनमें कभी कभी होता है कि सूखी मात्रा में भी, मतलब सूखी अवस्था में भी इस तरीके से उसके ऊपर, मांस के ऊपर है तो रगड़ दिया जाएगा या उसके ऊपर छिड़क दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मुझसे रह गया, ये जो हम लोगों ने टेंडराइजेशन प्रोसेस पढ़ा अभी यहाँ पे, तो ये आप लोगों ने पढ़ा अभी कि इसमें हम ब्रोमेलिन एंजाइम से, सॉरी ये ब्रोमेलिन एंजाइम से हम मतलब अनानास में आपका ब्रोमेलिन एंजाइम होता है, वो भी प्रोटीन को सॉरी मांस के प्रोटीन को अपघटित करता है, जिससे आपका मांस सॉफ्ट हो जाता है। और ये फाइसिन भी होता है, ट्रिप्सिन भी होता है, और पेपेन एंजाइम से भी होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम से भी होता है। और कभी कभी क्या किया जाता है टेंडराइजेशन में कि जानवर को मारने से पहले या फिर मारने के बाद या पकाने से पहले ही जो है मीट को टेंडराइज कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए जिस जानवर का मांस निकालना है या जिस जानवर का मांस आज बेचना है उनको, तो वो जानवरों की जो वेन्स होती हैं, सिराएं होती हैं, उनमें सॉरी उनकी वेन्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स, जैसे आपकी यही सब जो एंजाइम है, पेपेन एंजाइम है, अनानास वाला एंजाइम है, आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है या प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, इन्हीं में एंजाइम्स को इंजेक्शन के थ्रू, मतलब इंजेक्शन के थ्रू उनकी वेन्स में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो जिससे उस जानवर के पूरी बॉडी में जितना भी मांस है वो ऑटोमेटिक, जब उसके भाई एंजाइम्स उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा तो सारा मांस जो क्या था ऑटोमेटिकली टेंडराइज्ड हो जाता है। समझ गए आप, इस तरीके से भी किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है, मुझे याद आया अभी अचानक से, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आते हैं हम लोग, अब खत्म होने वाला है वीडियो, हम लोगों का परेशान नहीं होना। ये हमने पढ़ लिया कि क्योरिंग आपका प्रोसेस ये किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका सॉरी इसमें जो है स्पेलिंग गलत हो गई, ये आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होगा पूरा, ठीक है, CAC जिसको भी हम लोग बोलते हैं, CAC, ठीक है। तो ये जो आपका है वो आपका 1963 में आया है। और ये क्या करता है, इसको मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो है, ये दो चीज़ों को कह सकते हो कि दो दो मतलब जो आपका FAO है, यानी कि FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपका WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिल करके ये कमीशन लाया है। और ये कमीशन किस लिए आया है कि मांस जो हम लोग, मतलब मांस का जो भी कोई प्रोडक्ट है, या मांस में कह सकते हो कि कैसा, मतलब क्या कहते हैं उसको, मांस में मतलब कोई अगर चीज़ मिलाई जा रही है, चाहे कोई प्रिजर्वेटिव है, चाहे कोई अलग से कोई एलिमेंट है, उन सभी चीज़ों को कैसे एक रूल रेगुलेशन बनाता है कि किस तरीके से इसको करना है। और ये भी एक तरीका इंटरनेशनल फूड जो है ट्रेडमार्क है ये, ठीक है। तो ये ट्रेडमार्क मतलब जो मीट प्रोडक्ट है आपका, उस पर यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सॉरी मीट प्रोडक्ट पे नहीं यूज़ किया जाता, मतलब किसी भी फूड ट्रेड में इसको यूज़ किया जाएगा। और इसके ये बताता है कि एक तरीके से गाइडलाइंस देता है कि कौन से फूड में क्या चीज़ें मिलानी, क्या चीज़ें नहीं मिलानी है। तो इसमें जो आपका होगा कि यही बता रहे हैं कि इनके अनुसार, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अनुसार, अगर मांस के उत्पाद में नाइट्रेट मिलाया जा रहा है तो उसको सिर्फ 150 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक ही मिलाया जा सकता है 1 किलो मीट में, ठीक है, 1 किलो। जैसे कि ये, जैसे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ते हैं ना कि कैसे कितना मिलाया जा सकता है, कितना नहीं मिलाया जा सकता, उसी तरीके से ये जो आपका कमीशन है, ये यही बताएगा कि अगर नाइट्रेट मिला रहे हैं हम लोग तो 150 से 500 मिलीग्राम पर केजी मीट तक ही मिलाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलाया जाएगा। और ये जो आपका MFPO है, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये आपका 1973 में आया था। और ये मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर क्या करता है आपका, ये मतलब ये भी एक तरीके से गाइडलाइंस देता है कि जो मांस है वो उसमें कितना वो हाइजीनिक होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए आपके कस्टमर्स को जो है, गलत तरीके से मतलब कोई भी इन्फेक्शियस या कह सकते हो हार्मफुल मीट ना उनको दिया जाए, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस का हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये FAO और WHO दोनों चीज़ों को कंबाइन करके इन दोनों लोगों ने ये चीज़ लॉन्च करी है, ठीक है। और ये कब आया, 1963 में। और इसने ही ये चीज़ बताई है, मतलब कि इनके थ्रू ही, कोडेक्स एलिमेंटेरियस के थ्रू ही, कि जो है मांस के उत्पाद में नाइट्रेट को इतना ही मिलाया जा सकता है, कितना, 150 से 500। ये क्वेश्चन आपके नेट में आया हुआ है, ये वाला, कितना मिलाया जा सकता है। और जो नाइट्रेट होता है वो
कौन से मतलब किस चीज़ में प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, तो आपको ये थोड़ा सा लिखना होगा और याद रखना होगा। तो चलिए आज हम लोग मीट के बारे में इतना ही था। वीडियो कैसी लगी बताना आप लोग, इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और क्योंकि मैंने इसको काफ़ी फ़िल्टर करके इसमें नोट किया था, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताई मैंने। तो चलिए अब वीडियो मुझे लगता है थोड़ी हो गई, 40 मिनट की हो गई। तो चलिए अब आप लोग को मिलेंगे आगे, हम लोग करेंगे इसका फिश वाला करेंगे और थोड़ा सा पोल्ट्री मीट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब कल नहीं परसों हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है भाई, आपको पता ही है। तो चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।